हो गया। ठीक है, अब तो सब इजी काम है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? नेचर। लॉन्ग शॉर्ट दोनों चलेंगे। ट्रांसफर्ड एसेट का नेचर कुछ भी हो, वैसे देखा जाए तो 2 साल यूज अगर होके बेचोगे तो वैसे लॉन्ग ही हो जाएगी एसेट है। अगला क्या चाहिए? न्यू। चौपंडी के एग्जामिशन के लिए लेना क्या है? वापस से यही लेनी बेटा, इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग। क्या खरीदना है वापस? लिख दो, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। टाइम 3 साल। ठीक है, ये तो बताइए 3 साल कब से गिनने हैं? डेट ऑफ ट्रांसफर, वो तो हर जगह कॉमन ही। 3 साल के अंदर अंदर लेनी है ये एसेट नहीं। हो गए 5 पॉइंट। फिर छठा पॉइंट है एग्जामिशन कितने की, वही 54 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। सेम एज 54 मतलब बताइए। हाँ वही, पुराने का गेन और नए की कॉस्ट विच एवर इज लेस। कॉस्ट और गेन विच एवर इज लेस। एक ही सेक्शन में फॉर्मूला चेंज हुआ है, 54 है, बाकी तो वही। अगला क्या है फिर? विड्रॉ भी वही सेम 54 वाली, लॉकी ने 3 साल का इसमें। विड्रॉ ऑफ एग्जामिशन भी 54 वाली लॉजिक। क्या लॉजिक बता दीजिए अब। अगर नई एसेट 3 साल के अंदर अंदर फिर से ट्रांसफर कर दी तो एग्जामिशन विड्रॉ हो जाएगी। और लास्ट और फाइनल पॉइंट है, इफेक्ट भी सेम है, ओपन ही है, रीटैक्सेबल नहीं है मतलब, है ना? क्या है इफेक्ट? दो ही तो थे, दो। 54 EC और 54F में रीटैक्सेबल आ रहा है, बाकी हर जगह पे कॉस्ट से कम कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे कॉस्ट से कम कर रहे हैं। इफेक्ट भी सेम है, ओपन। खत्म हो गया सेक्शन 54D। एग्जाम के लिए तो यूजलेस ही है, चांसेस शून्य है इसके ऊपर कुछ पूछने की। 10 बार बोल चुका हूं, बहुत सारे सेक्शंस है, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ सेक्शन से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम। हो गया डन। तो टोटल मिला के एग्जामिशन फ्रॉम कैपिटल गेन बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा बोल दूं मैं? exemption from capital gain by way of investment, there are 5 sections in your courses. 54, 54B सीक्वेंशली बोल देता हूं एक बार, 54, 54B, D, E, C, F। मतलब 5 सेक्शन इंपॉर्टेंट कौन कौन से? 54, 54, EC और F, 3 इंपॉर्टेंट है। बी और डी की चांसेस बहुत कम रहती है, डी तो बिल्कुल ही काम का नहीं है, बी तो फिर भी कभी कभार शायद पूछ ले। अब आइए एग्जामिशन के ठीक बाद अब ये लिखिए हेडिंग, देखिए अब नई हेडिंग, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, CGAS। नहीं 10 करोड़ वाली लिमिट नहीं लगेगी, 10 करोड़ की लिमिट 2 ही सेक्शन में है।
54 और 54F, बाकी नहीं है 10 करोड़ हर कहीं पे। ओके, तो कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, इसके बारे में समझने के लिए पहले परिस्थिति तो देख लेते हैं। आपने सेक्शन देखे 54, 54B, 54D, F, इसी को भी मैं छोड़ रहा हूं, क्यों, इसका पता पड़ जाएगा। इन सारे सेक्शंस में जो नई एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, करीब करीब सब जगह मेरे को 2 या 3 साल मिले, एक जनरल टाइम पीरियड देखो तो। इसी को इसलिए मैं बाहर कर रहा हूं क्योंकि वहां पे टाइम बहुत कम मिला इन्वेस्टमेंट का, 6 महीने ही। बाकी हर सेक्शन में 2 या 3 साल एवरेज मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए नई एसेट। आपको पहले दिन जब मैंने 54 पढ़ाया था ना, तभी आपको मेरे से ये प्रश्न पूछ लेना चाहिए था, आपने सोचा ही नहीं इतना। सिंपल केस लगाता हूं मैं। मानिए मैंने मकान बेचा 1/5/24 और मैंने इस पे एलटीसीजी कमाया 80 लाख रुपए का। तो 1/5/24 को मैंने मकान बेचा, 80 लाख रुपए का मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया। अगर मैं ये 80 लाख रुपए एग्जाम कराने की सोच रहा हूं तो मेरे पास 54 एक ऑप्शन में है सेक्शन, ईसी भी है, वैसे आपको बताइए ईसी भी है। चलो मैं 54 में ऑप्शन में जाता हूं। तो ऑब्वियसली मैं अगर ये 80 लाख रुपए एग्जाम कराने की सोच रहा हूं सेक्शन 54 में, तो मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं सोच रहा हूं एक नया मकान ले लूंगा, ये चल रहा है मन में, बोलिए। तो मेरे मन में चल रहा है कि मैं नया मकान ले लूंगा इस 80 लाख रुपए के गेन को एग्जाम्प्ट कराने के लिए। कब तक ले सकता हूं टाइम पीरियड में, मैं सोचने बैठा, चलो मैं परचेज का टाइम लिमिट सोच लेता हूं, कब तक मिल जाएगा टाइम मेरे को, डेट लिख देता हूं ना, बिफोर तो बात ही नहीं कर रहा हूं, बाद में ले रहा हूं। चलो 30 अप्रैल 26 तक का टाइम है मेरे पास, 1/5/24 से 2 साल, 30 अप्रैल 26। अब प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम सुनिए। मैंने कमाई कौन से साल करी हुई है, साल पूछा ना, 24-25 में करी, 24-25 में मैंने पैसे कमाए। इस 24-25 की कमाई का रिटर्न भरना पड़ेगा मेरे को। वो कब भरना पड़ेगा, प्रिसाइसली अगर कह दूं तो 31 जुलाई 25 तक, या ऑडिट वाला हूं तो टैक्स ऑडिट में आता हो तो 31 अक्टूबर 25, 2 ड्यू डेट है आपको बताइए, 139(1) रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, बोलो ना। अब आपको शायद चीजें समझ में आई हो कुछ, क्या है प्रॉब्लम। अगर मैं रिटर्न फाइल करने की डेट तक नई एसेट नहीं खरीदता तो क्या मैं अपना एग्जामिशन का नंबर कैलकुलेट कर सकता हूं। नंबर कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कमाई और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस। मैंने तो मकान ही नहीं खरीदा अभी तक, तो जब मैंने मकान खरीदा ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो पता ही नहीं है। एग्जामिशन नहीं निकाल सकता मैं रिटर्न की डेट में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो। सोच लो आराम से। तो मैं 31 जुलाई 25 के दिन खड़ा हूं, रिटर्न भरना है, 24-25 की कमाई उसमें शो करनी है, 80 लाख रुपए की कमाई दिखानी पड़ेगी रिटर्न के अंदर।
बोलो। मैं ये 80 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना चाहता था, एग्जम्पशन लेना चाहता था, पर इसके लिए नया मकान लेना था, पर नया मकान अभी तक पसंद नहीं आया तो नहीं लिया है, और जल्दबाजी भी नहीं दिखी मेरे को लेने की, क्योंकि लास्ट डेट तो बाकी भी थी। सेक्शन तो खुद ही कह रहा है 2 साल तक खरीद लेना, जल्दी किस बात की। तो अब रिटर्न की डेट पे कैसे डील करें फिर? अगर रिटर्न की डेट तक मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो क्या एग्जम्पशन क्लेम करूं, नहीं करूं, करूं तो कैसे करूं? बहुत सारी बातें सामने आने वाली। ये प्रॉब्लम कब आएगी मेरे लिए? जब मैंने रिटर्न की डेट तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कर दिया तब तो बात ही खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और रिटर्न की डेट तक इन्वेस्टमेंट करना ही है, लॉ ऐसा तो बोल ही नहीं रहा है। लॉ ने क्या बोला है? 2 साल में खरीद लेना। 2 साल तो बाद में आएंगे, रिटर्न की डेट पहले आएगी। दिस इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्लियर है? अब इसी का सॉल्यूशन दिया है लॉ ने, और उसी का जवाब लिखा है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। क्या कह रहा है अब लॉ, मेरे को सुन लीजिए। कानून कह रहा है कि अगर मैं आईटीआर की डेट तक इन्वेस्टमेंट नहीं करता नई एसेट के अंदर, इन 5 सेक्शन की बात हो रही है, 4 की, ईसी में तो जरूरत ही नहीं है इस लफड़े की, क्योंकि ईसी में तो टाइम ही कितना मिलता है। रिटर्न की डेट तक वैसे ही 6 महीने चले जाएंगे, फिर इंतजार किसका कर रहा है? तो वैसे ही तो खत्म हो गया। ये प्रॉब्लम 4 सेक्शन में आने वाली थी, इसलिए इसे नहीं लिखा। तो अगर मैं रिटर्न की डेट तक इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं तो रिटर्न की डेट में एग्जम्पशन लेने के लिए, क्योंकि अगर मैंने एग्जम्पशन नहीं लिया तब तो टैक्स देना पड़ जाएगा, पैसे देने पड़ जाएंगे फिर। और एक बार टैक्स दे दिया तो फिर तो बाद में तो लॉजिक ही नहीं है कि रिफंड मांगने जाऊं, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। जो करना है रिटर्न की डेट में करना है। तो सरकार ने बोला इन्वेस्टमेंट नहीं किया कोई बात नहीं, एक स्पेशल अकाउंट है, सरकारी खाता है, नाम बोलिए उस खाते का अभी जो लिखा है। अभी मेरे को वो अमाउंट जो कि मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं वो मेरे को उस खाते में जमा कराना है। तो जैसे मैंने सोचा था 80 लाख रुपए पूरे एग्जाम करा लूंगा, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या बात है कि मैं नई एसेट 80 लाख या उससे ज्यादा की लूंगा, ये तो सोच के बैठा हूं। क्योंकि ये पूरे 80 लाख तो तभी एग्जाम होंगे जब इन्वेस्टमेंट भी 80 लाख या उससे ज्यादा को। तो मैं ये 80 लाख रुपए जमा करा दूंगा उस खाते। एसेट भले ही नहीं खरीदी पर उस खाते में जमा कराने पड़ेंगे, और जमा कराकर सरकार मान लेगी कि मैंने उतने रुपए की एसेट खरीद ली। और खरीद ली तो मेरे को रिटर्न की डेट पे क्या दे देगी? भले भी एसेट खरीदी, मिल जाएगी रिटर्न में एग्जम्पशन विदाउट बाइंग एनी एसेट, पर पैसे जमा। फिर जमा करा के क्या करना है साहब? वो जमा पैसे यूज कर रहे हैं, फिर आगे यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑब्वियसली टाइम एक्सपायर होने से पहले पहले। तो वो पैसे फिर मेरे को 30 अप्रैल 26 या उससे पहले पहले नए मकान में इन्वेस्ट कर। अरे बराबर है। एक बार रिटर्न की डेट पे ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, और अगर मैंने रिटर्न की डेट से पहले एसेट खरीदी ली तो ये फॉर्मेलिटी की जरूरत भी नहीं। पर अगर एसेट नहीं खरीदी तो ये करके ही एग्जम्पशन मिलेगी। अब दूसरी बातें चालू होती। पहला प्रश्न आ सकता है अगर मैंने नहीं जमा कराया तो क्या होगा? तो फिर रिटर्न में टैक्स देना पड़ जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एग्जम्पशन में ले लूंगा ही नहीं, फिर टैक्स देना पड़ेगा। फिर सर मैंने बाद में ले ली एसेट 30 अप्रैल 26 से पहले, तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यानी कि मुझे एसेट में एग्जम्पशन चाहिए या नहीं चाहिए, इसका मन तो रिटर्न की डेट में बनाना ही पड़ेगा, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। अगर मैं रिटर्न की डेट तक एसेट नहीं खरीदता हूं, ना पैसे जमा कराता हूं सीजीएस में, तो सरकार मानती है चाहिए नहीं तेरे को एग्जम्पशन, अब बस तेरे खत्म हो गई बात। फिर ये रोना मत रोना कि टाइम तो आपने मेरे को 30 अप्रैल 26 तक का दे रखा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या क्लियर है? यू हैव टू ईदर बाय द एसेट और डिपॉजिट द अमाउंट इन सीजीएस, कुछ तो करना है, वरना फिर खेल खत्म। क्लियर है? फिर एक और बात उठ सकती कि जमा करा दी, एग्जम्पशन ले ली, फिर बाद में पैसे मैंने यूज ही नहीं करे एसेट खरीदने में। तो जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा, ये 30 अप्रैल 26, कौन से साल में खत्म हो जाएगा टाइम? 26-27 में, वो पूरा का पूरा एग्जम्पशन वापस 26-27 की इनकम में जुड़ जाएगा, फिर वो रीटैक्सेबल कर देंगे। मानेंगे कि भैया आपने उस समय तो पागल बना के एग्जम्पशन ले लिया, अब आपका इरादा ही नहीं है तो फिर टैक्स दे दो। तो ये आपका सिस्टम है। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा काम तो ये आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट होंगे मेरे शायद जो कि कैपिटल गेन कमाएंगे, फिर एग्जम्पशन की फिराक में सोच रहे हैं कि एग्जम्पशन ले लेंगे,
पर इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, ढूंढ रहे होंगे मकान, कुछ भी रीजन हो सकता है कि टाइम ज्यादा है, चलो बाद में कर देंगे। भैया बात तो कंप्लीट करने दे। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे को ध्यान रखना है कि उन क्लाइंट्स को ये बिल्कुल समय से रहते बता देना है कि भैया जो भी है तूने एसेट खरीदी तो ठीक है, नहीं खरीदी तो पैसे जरूर जमा करा देना। कहाँ पे? अदरवाइज तो फिर जो सोच रहा है वो होने नहीं वाला है, फिर तो टैक्स लग जाएगा और कभी एग्जाम्पशन भी मिलने वाली। तो ये आपका सीन है इसका। अब बोल क्या है? रह गया मतलब बोला ना मैंने कि जो अनयूटिलाइज अमाउंट है वो जैसे ही टाइम एक्सपायर होगा इनकम में जुड़ जाएगा। अभी तो बोला मैंने। क्या है? और पागल है क्या? एग्जामिशन के लिए जमा करा है क्या? गवर्नमेंट पैसा थोड़ा तेरा यूज कर रही है। नहीं, कोई यूज नहीं कर रहा है, वो उस अकाउंट में पड़ा हुआ है, जब मर्जी अगले दिन ही निकाल ले, तेरे को तो मिल जाएगा। ये तो केवल एक गवर्नमेंट की तरफ से और आपकी तरफ से वो ट्रांसपेरेंसी के लिए हो गया कि गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं करोगे। फिर अभी झूठ बोल के एग्जामिशन ले लो और बाद में नहीं करो तो सरकार बोलती है कि भैया अब ये पैसा तो तेरे को इन्वेस्ट करना ही है ना, फिर इससे क्यों लगाव रख रहा है, जमा कर दे। तो इसमें कोई ब्याज बट्टा नहीं मिलने वाला, ये तो भूल ही जाओ। और बस, तो भाई हर जगह ये काम में लेना है आपको, केवल किसमें नहीं लगाने की जरूरत है? इसी में। इसी में तो ये जरूरत ही नहीं है इसकी। हो गया? लिखो भाई। हाँ तो करना ही है फिर, 4 महीने में रिटर्न की डेट, ये सीजीएस उसमें है ही नहीं, करना ही पड़ेगा। खरीद लेना बॉन्ड फिर। अंडर सेक्शन ये लिख दिया आपने। क्या? समझ में नहीं आ रहा मेरे को कुछ। उससे कोई लेन देन नहीं है, तेरे को तो असेट की वैल्यू बता देनी कि भैया देख लो मैंने तो 8 करोड़ की चीज खरीदी। पैसा सामने वालों को कैसा देना है वो तो तू और वो जाने, उसको सरकार को क्या मतलब। पर ये जो पैसा कमाया वो तो पूरा का पूरा उसको देना ही पड़ेगा ना। उसका पैसा, वो पैसा कहाँ करा तूने फिर? उसको पैसे इधर से 8 करोड़ कमा के उधर 8 करोड़ दे रहे हैं, तभी तो एग्जामिशन दे रहे हैं। मतलब तू क्या कर रहा है? जो सामने वाले को उधार लटका दिया, मतलब क्या करना चाह रहा है? फिर तो लोन लेके तूने मकान ले लिया। अरे भाई ऐसा अगर हो गया तब तो लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, तो फिर तो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हुआ। अरे पैसा तो देना ही पड़ेगा उसको भाई, इन्वेस्टमेंट करना है तो समझ में नहीं आ रहा कि पैसा देना है सारा का सारा बस। फिर कमाई से एसेट थोड़ी ना खरीदी, फिर तो लोन से एसेट खरीदी, अर्थ ही अनर्थ हो जाएगा। इतना दिमाग तो उस समय पहले एग्जाम में लगा लेता तो पास हो जाता है। सारा दिमाग अभी लगा रहा है आज बैठ के। तो पहले क्यों मना करा था किसी ने तो क्लास में आने के लिए? पहले तूने वीडियो से पढ़े थे? किसके वीडियो थे तेरे पास? बीबी सर? मैं बीबी सर से अच्छा हूं यार। तो तू अभी क्यों नहीं पढ़ रहा उनसे फिर? नहीं नहीं यार, मैं तो टॉप क्लास हूं यार, मैं तो टॉप क्लास हूं। उनको तो केवल डीटी आती है, केवल मेरे को तो डीटी आईडीटी दोनों आती है। और क्या है कि मैं शब्दों के साथ मैं खेलता हूं,
मेरे बोलने की कला बहुत खतरनाक है, तुम समझते ही नहीं हो। ये बहुत कठिन कानून है टेक्निकली तो, पर ये मजाक मजाक में बता दिया मैंने तुम्हें। अब खत्म हो गया ये, दिख गया ना आपको? क्या लिखा दिख रहा है आपको? हैज टू बी डिपॉजिटेड अंडर टीजीएस। कब जमा करना चाहिए? बिफोर डेट, वरना तो फिर खत्म हो। 10 करोड़ वाला लॉजिक इधर थोड़ा सा सोचोगे तो पता पड़ जाएगा आपको। शायद कुछ याद है? जैसे मानो मैंने उधर कमा लिए 25 करोड़, पुराने मकान में 25 करोड़ कमा लिया, मैं सीजीएस में 25 करोड़ डाल भी दूंगा तो भी यूं नहीं कि 25 करोड़ एग्जामिशन मिल जाएगी। वो तो लॉजिक आपको बताइए ना, दे आर नॉट कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट मोर देन 10 करोड़। चलो अगला लिखो, एक छोटा सेक्शन और, 54H। extension of time for acquiring new asset, extension for time of acquiring new asset, सेक्शन 54H। एक्चुअली मैं मजाक से हट के बात करो तो वापस से मैं अगर बोलूं तो मैं तो एक ही चीज के पक्ष में रहता हूं, सब चीजें व्यर्थ है सेल्फ स्टडी में। तो समझ रहे हो मेरी बात? कुछ नहीं होता है ये मेरे बोलने से, मेरे करने से रिजल्ट नहीं आएंगे जब तक कि आप घंटों बैठकर अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट के ऊपर। आपको अपने घंटों देने पड़ेंगे। मैं इसलिए चेता रहा हूं क्योंकि फिर क्या है कि जैसे अभी ये ऐसी हरकतें मत करना, मैं भी तुमको चेता रहा हूं कि जब सेल्फ स्टडी का टाइम है तो वीडियो देख रहे हैं रिवीजन की, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये सेल्फ स्टडी नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये रिजल्ट का सबसे कमजोर पहलू यही है। ऑनलाइन रिजल्ट में जो बच्चा ऑनलाइन वाला रहता है या कुछ भी रहता है, उनकी आदत रहती है कि यार ये पढ़ने का मतलब है कि मैं तो सर की बातें सुन लूंगा। मैं बोला ना भी एग्जाम के एक दिन पहले वो लाइव आके कुछ सर बता रहे हैं, भाई इसको पढ़ने दो बच्चों को यार। मैं जितनी देर में तुमको चीज समझाऊंगा उतनी देर में तुम खुद पढ़ के 5 मिनट समझ लोगे और खुद का दिमाग लग रहा है। ये तो मैं जो बोल रहा हूं उतना ही दिमाग लग रहा है। तो सारा खेल सीए बनने में तो या किसी भी एग्जाम को पास करने में, मैं तो इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी समझ में आती है? कॉपी लेकर, किताबें लेकर बैठना, प्रॉब्लम सॉल्व करना अपने आप। क्यों नहीं अटक गया, चलो चलो चलो। वो मेरे को याद है हमारे जमाने में तो ये ऑनलाइन चक्कर ही नहीं होते थे। हम पागलों तरह एक प्रॉब्लम में से फंस जाते थे ना, 3-4 दोस्त, पूरी रात नींद नहीं आती थी हमको जब तक वो आंसर नहीं आता था। इतना दिमाग लगाते थे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या सोच रहा है, वो प्रॉब्लम में पागल हो जाते थे। वो शायद वो पागल हो जाते थे इसलिए एक ही बार में सीए बन गए फिर। तो सीए बुद्धि को यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है ना, वो बुद्धि आपकी सिमट जाती है। मैं जितना बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, वह ठीक है, आगे क्या? तो आपको वो क्या बोलते हैं, एज चाहिए। अगर आपको एक ही बार में पास होना है या रैंक वैंक लाने का इरादा हो, वैसे तो होगा नहीं किसी का, पर जो भी आपके इरादे में। अब सेक्शन 54H, एक्सटेंशन फॉर टाइम ऑफ एक्वायरिंग न्यू एसेट। आपको याद है टाइम मिला ही हुआ है हर एसेट को खरीदने का। अब 54H कोई एग्जाम्शन नहीं दे रहा है, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है। 54H कह रहा है कि अगर ये जो भी सेक्शंस है ना, उसमें मेरी कैपिटल एसेट कंपलसरी एक्विजिशन के कारण ट्रांसफर हो जाए। इसके कारण याद है 54D में तो ट्रांसफर वैसे ही होना चाहिए, पर बाकी सेक्शन में भी ट्रांसफर कंपलसरी एक्विजिशन के कारण भी हो सकता है। यार अभी मैं जैसे आपको बोलूं कि मेरा एक रेसिडेंशियल हाउस है, गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया, गेन होगा क्या? जल्दी बोलो, गेन तो होगा ही सही। कंपलसरी एक्विजिशन भी ट्रांसफर होता है सब। अब मैं बोलूं कि यार वो जो गेन हो रहा है कंपलसरी एक्विजिशन के कारण, उसको एग्जाम्प्ट कराने के लिए ना मैं नया मकान ले लूं, क्या एग्जाम्पशन मिल जाएगी 54 में? तो जवाब है हाँ, मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी ना।
मकान के बदले मकान ले लो, मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी। अब कब तक लेना है नया मकान? 2 साल 3 साल, ये टाइम दो। पर कंपल्सरी एक्विजिशन के कारण अगर गेन हुआ है तो मेरे पास पैसे आएंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट करूंगा। और पैसे कब आएंगे? जब कंपनसेशन मिलेगा, याद है? तो इसीलिए 54H ने क्या बोला है कि अगर मैंने गेन कंपल्सरी एक्विजिशन के कारण कब आया है, बोलो वापस से। तो जो भी टाइम लिमिट है ना, वो ट्रांसफर की डेट से नहीं गिननी है। इन्वेस्टमेंट का टाइम लिमिट ट्रांसफर की डेट से नहीं गिनना है, कंपनसेशन मिलने के दिन से। बोलो किससे गिनना है, बताओ? मिलने के दिन से। आ गया? अब ऐसे बोलूं, कंपनसेशन मिलने के दिन से। नहीं तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है तू? एनहेंस कंपनसेशन भी कैपिटल गेन बनेगा, उसको भी एग्जाम कराना चाह रहा है, तो उसके लिए भी तेरे पास वही समय है, तेरे पास मिलने से 2 साल के अंदर इन्वेस्ट करके वो भी एग्जाम करा सकते। यही तो लॉजिक है ना। 1 लाख मिलने के बाद और बाद में अगर 3 लाख और मिला, 3 लाख के बाद यही होगा और क्या। 2 अलग अलग साल में आ गया, फिर तो वैसे भी 2 अलग अलग सालों में दोनों में इन्वेस्ट करके अपन एग्जाम्शन ले सकते। अरे बोलो, समझ में आ गया? लिख लीजिए भाई। हो गया? मतलब क्या बोलना चाह रहा था? ये 54H सेक्शन चल रहा है। हाँ, सबके लिए ना भाई बात। भाई 54D में तो ट्रांसफर होना ही कंपल्सरी एक्विजिशन चाहिए तो ही एग्जाम्शन मिलेगा। ये पॉइंट है 54D। बाकी सारे सेक्शन में ट्रांसफर किसी भी तरीके से हो, एग्जाम्शन मिलेगा। तो अगर बाकी सारे सेक्शन में ट्रांसफर किसी भी तरीके से हो तो एक तरीका कंपल्सरी एक्विजिशन भी तो हो सकता है बाकी सेक्शन में भी, हाँ या ना? तो अगर मान लो कि 54 वाली एग्जाम्शन है, मकान के बदले मकान, और मकान कंपल्सरी एक्विजिशन के कारण ट्रांसफर हुआ, तो फिर जो नया मकान खरीदने का टाइम लिमिट दिया है वो पुराने के ट्रांसफर से नहीं गिनना है, कंपनसेशन मिलने के दिन से। तो ये तो हर ही सेक्शन में लग सकता है ना। ये सेक्शन कोई एग्जाम्शन थोड़ी ना दे रहा है 54H। क्या हेडिंग क्या लिखी 54H की? जो इन्वेस्टमेंट का टाइम लिमिट है वो बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? अगर ट्रांसफर कंपल्सरी एक्विजिशन के कारण। दैट्स इट। अबे ज्यादा भी मत सोच भाई। चलिए, अब जाकर ये 54 की सारी माथाबोड़ी हो चुकी है खत्म। अब ये तो हो गई कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस जो इन्वेस्टमेंट के आधार पे मिल रही मुझे। इसके अलावा एक और एग्जम्पशन है कैपिटल गेन की, वो कौन से सेक्शन में मिल रही बताओ?
10 सबसेक्शन 37। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एग्जामिशन में इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा केस इस सेक्शन में आ गया तो मेरी कमाई वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगी। 1037 है, 10 में तो खुद ही सरकार एग्जाम्प्ट करती इनकम। मुद्दा यह है कि मेरा केस इसमें आएगा कब, when 1037 इज एप्लीकेबल। बहुत इजी कर देता हूं मैं, ज्यादा घुमाता नहीं हूं। 54B पढ़ा भी मैंने, कब लगता है ये मेरे ऊपर, क्या है उसकी एप्लीकेबिलिटी 54B की? जब मैं खेत बेच के कैपिटल गेन कमाऊंगा तो उसको एग्जेम्प्ट कराने के लिए नया खेत ले लूं। यही है, यही है ना। अब अगर कैपिटल गेन जो मैं कमा रहा हूं खेत बेच के, वही वाला खेत जो 54B में था। अब खेत 54B वाला कौन सा था? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें कि ट्रांसफर से पिछले 2 सालों में खेती की गई हो असेसी के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा, वही वाला खेत है वो। तो अब अगर वो खेत कंपल्सरी एक्विजिशन के कारण ट्रांसफर होता है, क्या बोला मैंने? अगर रीजन कंपल्सरी एक्विजिशन है तो जो भी गेन जनरेट होगा वो वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कौन से सेक्शन में बताइए? 1030। तो 1037 54B वाली एसेट पे लग रहा है, बशर्ते ट्रांसफर किस तरीके से। तो अगर मैं सिचुएशन बनाऊं तो जैसे सिचुएशन 1 है, मेरा एक खेत है, मैंने बेचा, कैपिटल गेन होगा? बोलो। उस कैपिटल गेन को एग्जाम्प्ट कराने के लिए मेरे पास 54B एक रास्ता है, मैं नया खेत लेके एग्जाम्प्ट करा सकता। और भी सेक्शन हो सकते हैं, हो सकता है खेत बेच के मकान ले लूं, रेसिडेंशियल 54F भी मिल सकता है। 54F में तो कुछ भी बेच के मकान ले लो। तो पहला ऑप्शन तो मेरे पास क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस फर्स्ट केस में मेरे को इन्वेस्टमेंट करके एग्जाम्पशन मिलेगी। पर अगर मैं बोलूं कि मेरा ये खेत है, सरकार ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, क्या गेन होगा? क्या गेन होगा? हाँ होगा, ये भी ट्रांसफर है, गेन तो इसमें भी होगा। क्या इस गेन को एग्जाम्प्ट कराने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है? ये तो वैसे ही एग्जाम्प्ट। कौन से सेक्शन के तहत? अभी एग्जाम्पल 3 लेता हूं। मेरा एक मकान है, मैंने बेच दिया, रेसिडेंशियल हाउस बेच दिया, गेन होगा? एग्जाम्पशन लेने के लिए क्या तरीका है? इन्वेस्टमेंट्स। आप ऐसा बोलिए इन्वेस्टमेंट्स। अब 1-2 सेक्शन में मिल जाएंगे जो भी आपके। मेरा मकान कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, क्या गेन होगा? ऑप्शन क्या है एग्जाम्पशन के लिए? अभी भी जवाब है इन्वेस्टमेंट्स। भैया आप क्या बोलोगे? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि 1037 केवल एक ही एसेट के कंपल्सरी एक्विजिशन का गेन एग्जाम्प्ट कर रहा है, दैट इज अर्बन एग्रीकल्चर, वो 54B वाली। तो 54B और 1037 क्या है भाई? भाई अगर 1037 लग रहा है तो 54B में इन्वेस्टमेंट किए भी नहीं, मजे ले लो। और 1037 में गेन एग्जाम्प्ट नहीं हो रहा है तो फिर आपके पास एक ही तरीका है, इन्वेस्टमेंट करो और एग्जाम्पशन लो। और इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो टैक्स दो, और तो क्या, खत्म बात। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। कमाने के बाद एग्जाम्पशन के 2 रास्ते हो गए, या तो 1037 में एग्जाम्पशन मिल जाए, लिमिटेड है बहुत, नहीं मिले तो इन्वेस्टमेंट करके कुछ ले लो 54 की सीरीज में। दोनों ही इच्छा नहीं है आपकी तो टैक्स दे दो, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। चलिए लिखिए, हेडिंग लिख लो पहले तो। इस एग्रीकल्चर लैंड के आगे ना लिख दो बस, आप पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन सी वाली एग्रीकल्चर लैंड की बात है? 54B वाली, 2 साल खेती वेती सब चाहिए उस वाली चीज। बस खत्म ही हो गया, और कुछ लिखो ही मत। और एग्जाम्पशन उन्हीं को मिलेगी, किनको बताइए? 54B की भी इंडिविजुअल एचएफ को मिल रही थी,
1037 की एग्जामिशन भी इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलेगी। खत्म। हटा दूं अब? अब लिखिए भैया अगला सेक्शन, और इसके आगे मैं लिख देता हूं वापस से, अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्शन है ये। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सर्टेन एसेट, सेक्शन 112A। मेरे ख्याल से तो ये क्लास और होगी, खत्म है वैसे चैप्टर, अब मंडे को खत्म है। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ सर्टेन एसेट 112 है, याद होगा आपको, टैक्स रेट का सेक्शन है ये। तो बेसिक में मैंने लिखवाया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में एक टैक्स रेट है और 112A में एक टैक्स रेट है। 112 होता है स्टॉक मार्केट के अलावा का, और 112 है स्टॉक मार्केट। उस समय तो मैंने स्टॉक मार्केट कह के बाद तो रफा दफा कर दिया था, पर ओवरऑल सेक्शन अब आज अपन पढ़ रहे हैं। 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, क्या सीन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। करे चलो, अब सुनिए अच्छी तरह से। अगर मैं 3 टाइप की कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन कमाऊंगा तो ही सेक्शन 112A लगेगा। तो 112A सेक्शन एप्लीकेबल है 3 कैपिटल एसेट्स पे। पहला नाम, नंबर 2 और नंबर 3, 3 कैपिटल एसेट, तीनों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट बोली। मेन इसमें देख लो शेयर, इक्विटी शेयर। तो अगर मैं रिलायंस के शेयर बाय सेल करूं, संगम के स्टॉक मार्केट में शेयर जो बाय सेल करता है, वो 112A में गेन आता है। तो पहला पॉइंट लिख दो आप, एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग कैपिटल एसेट। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा अगर कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर की होगी तो इस सेक्शन के प्रोविजन से मुझे कोई लगाव नहीं है। क्लियर है सबको? प्रिसाइज रहना है एक सेक्शन एप्लीकेबल कब है। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं आपको, हर सेक्शन हर परिस्थिति पे लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, परिस्थिति जज करो, रिलेवेंट सेक्शन ढूंढो और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब देखो, हटा दूं यार, तीनों के नाम ही लिखने अभी तो।
सॉरी, अब ध्यान दीजिए आप, कंडीशंस। ये तीनों कैपिटल एसेट पे सेक्शन लगेगा और ये शर्त पूरी होनी चाहिए। अगर शर्त पूरी नहीं है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कंडीशन नंबर 1, अगर ट्रांसफर्ड एसेट कौन सी है? इक्विटी शेयर है, तो एसटीटी क्या होता है? एसटीटी का फुल फॉर्म? तो इक्विटी शेयर के केस में एसटीटी पेड होना चाहिए खरीदते और बेचते टाइम, दोनों समय, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर। इसलिए मैंने स्टॉक मार्केट बोला था वापस से। इसका मतलब है यहां पे हर इक्विटी शेयर नहीं कवर होंगे, लिस्टेड इक्विटी शेयर आएंगे, क्योंकि जो इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है उनके बाय और सेल में एसटीटी लग ही नहीं सकता। एसटीटी केवल उन्हीं इक्विटी शेयर के बाय सेल पे लगता है जो एक्सचेंजेस में लिस्ट है, बराबर। तो सीधी बात बोल दूं, ये लिस्टेड इक्विटी शेयर पे लागू हो रहा है सेक्शन। कैसे पता चला? ऊपर तो इक्विटी शेयर लिखा था, मैंने कहां से वर्ड ढूंढ लिया? इस कंडीशन को पढ़ के साफ समझ में, एसटीटी पेड चाहिए दोनों टाइम, परचेज के समय भी और ट्रांसफर के समय। और यूनिट के केस में दोनों यूनिट, दो टाइप की यूनिट है ना इसमें, एसटीटी पेड होना चाहिए किस टाइम? ट्रांसफर के टाइम। खरीदते समय ना भी हो तो चलेगा, ट्रांसफर के टाइम। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने आगे, अगर अगर जिस एक्सचेंज में बाय सेल हो रहा है वो एक्सचेंज लोकेट करता है कहां पर? आईएफएससी, सरकारी नोटिफाइड जगह है। बहुत ध्यान से सुनना, एक्सचेंजेस बहुत है भारत में, केवल दो ही नहीं, एनएससी बीएससी। एनएससी बीएससी दो एक्सचेंज है, और भी एक्सचेंजेस है। अगर इन कैपिटल एसेट का बाय सेल आईएफएससी के एक्सचेंजेस में होता है, तो आईएफएससी के एक्सचेंजेस को एक बड़ी बड़ी राहत है कि उन एक्सचेंजेस को एसटीटी नहीं देना होता। तो वहां पे अगर बाय सेल करूंगा तो एसटीटी लगेगा ही नहीं। जब एसटीटी लगेगा ही नहीं तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि अगर एक्सचेंज कहां पर है तो हम ये एसटीटी वाली कंडीशन से आपको क्या कर देंगे? रिलैक्स कर। मेन कंडीशन एसटीटी की होगी, पर अगर एक्सचेंज कहां पर है? आईएफएससी, तो ऐसा मैं लिख देता हूं, देन सेक्शन अप्लाई इवन दो एसटीटी इज नॉट लेवी। ऐसा लिख देना है ना जब भी लिखो। तो अब जाकर आपका सेकंड पॉइंट आ गया, लिखो कंडीशन ए बी लिखो। दोनों चीजें चेक करनी है, एसेट का नाम और कंडीशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसेट का नाम और कंडीशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वर्ड जैसे लिख दिया लिस्टेड इक्विटी शेयर, तो समझ जाना कि लिस्टेड है तो कंडीशन फुलफिल ही है, अपन को फोकट की होशियारी मारने की जरूरत नहीं।
ऐसा लिख देना ना, फॉर स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC सेक्शन अप्लाई इवन दो STT इज नॉट लेवेबल। इसके बाद छुट्टी हो जाती तुम्हारी, क्या होता है इसके बाद? इतने सर तो छुट्टी में ना, कल छुट्टी हो जाती, मतलब कल तक तो छुट्टी हो जाती होगी। मेरे बाद लाठी सर की होती है, मतलब सुनील सर के बाद सेकंड क्लास मेरी होती है, बीच में लाठी सर की नहीं होती। फिर वापस सुनील सर की एक और बार भी होती है, एक ही सेशन होता है उनमें, एक ही सेशन होता है ना, 4 घंटे 5 घंटे, कितने घंटे? 4 घंटे का ही होता है, वाजिब है यार। तीन 3.5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर, कितने सब्जेक्ट है? ढाई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 2.5 सब्जेक्ट में 4 घंटे तो मिलने चाहिए। अरे उससे क्या लेन देन है यार, वो उनकी इच्छा है जो करेंगे। अल्टीमेटली 2.5 घंटे में 4 सब्जेक्ट, 4 घंटे में 2.5 सब्जेक्ट पढ़ने ना। अब हमारा हो गया, दोनों बातें हो गई, 2 बातें हो गई। तीसरी बात पे चलिए भैया। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी बात पे क्या बात है भाई, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का मैं कमाऊंगा, इस गेन को निकालते वक्त इंडेक्सेशन कभी भी नहीं करना है। क्या बोला मैंने? हाँ, वो पुराना नया का चक्कर नहीं है, करना ही चाहिए। अरे पुराना लो नया लो वाला सिस्टम मत लगाना है। वो स्लम सेल जैसा कर रहा हूं, स्लम सेल 50B, याद है 50B में भी जब गेन निकलेगा तो इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो तीसरा वर्ड लिख दो, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। बराबर है। मतलब अगर मैंने रिलायंस के शेयर आज से 3 साल पहले 1000 रुपए में खरीदे और आज 1200 में बेच रहा हूं, तो 200 रुपए का गेन होगा प्रति शेयर। सेल माइनस कॉस्ट ही करना है, जबकि नेचर तो लॉन्ग ही है 3 साल। कितने महीने देख के नेचर देखेंगे वैसे इस एसेट पे? 12 महीने, 12 महीने देखेंगे इसमें। वैसे लिस्टेड सिक्योरिटी है ना, 12 मंथ के होल्डिंग पीरियड से जज करेंगे लॉन्ग शॉर्ट पर। इंडेक्सेशन तो करना ही चाहिए। अब अगली बात, 1128 के LTCG की टैक्स रेट बाकी LTCG से अलग है। बोला था मैंने 112 में बाकी LTCG और 1128 की टैक्स रेट भी अलग है। तो अगला पॉइंट भी लिख लेते हैं। 1128 की टैक्स रेट सुन लीजिए। वैसे मैंने आपको लिखवाई थी शायद 12.5%, नहीं 12.5% लिखी थी, इन एक्सेस ऑफ 1.25 लाख, ये लिखवाई थी पहले। सर इसमें भी चेंज हुआ है, 23 जुलाई 24 के बाद तो ये नई वाली रेट लगेगी। उससे पहले कम दी रेट, कितनी थी बताइए? तो आपके सामने ना 2 रेटें हो गई। अगर 23 जुलाई 24 से पहले मैंने 1128 का LTCG कमाया है तो उस पर 10% टैक्स देना है 1.25 लाख से ऊपर, और बाद में कमाया है तो 12.5% देना है 1.25 लाख से। ये 1.25 लाख पूरे साल का है, यानी कि 1.25, नहीं समझे अभी लॉट, पूरे साल का है 1.25 लाख का।
सवा सवा डिवाइड मत कर देना 2 पार्ट में। समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। हाउ द टोटल एग्जामिशन देख लो, ये लिख ही दिया ना इन्होंने। हाउ टोटल एग्जामिशन इन ए प्रीवियस ईयर कैन नॉट एक्सीड, साल में 1.25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो रेट है ना 2 हो गई इसकी अभी के लिए, इस साल आपके लिए 2 साल हो गई। 23 जुलाई 24 के पहले 10, 23 जुलाई 24 के बाद 60। लिख दो भाई, रेट ऑफ, ये कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। टेबल बना लो एज इट इज, जल्दी से झटपट करो। तो 112 ए की अब एग्जैक्ट टैक्स रेट आपको पता चल गई। पिछले साल कहां चले गया पर तू? पिछले साल बोल। लिख लिया क्या? हो गई टैक्स रेट। अब तो इसका मतलब क्या हो गया? देखा जाए तो काफी इजी है, सेक्शन में कोई ज्यादा विशेष तो दिक्कत है नहीं। असेट के नाम याद रखने, कंडीशन देखनी है, एप्लीकेबिलिटी पता चल जाएगी, और अगर ये सेक्शन अप्लाई हुआ तो एलटीसीजी इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑलवेज। बोलो। और जो भी गेन आएगा फिर उसकी टैक्स रेट आपके सामने ये हो। डन है ना? 1.25 लाख से ऊपर 10 या 12, जो भी किस्मत पे बात है। अब मुद्दा आता है, इतना आसान हो जाएगा तो मजा तो है नहीं। तो मेन जो इसका खेल है ना, वो है 112 ए की कैपिटल एसेट का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है। अब वो कानून से निकलता है। अब आपको पीछे जाना पड़ेगा। मैंने आपको सेक्शन 49 और 55 पढ़ाया था, सीओए ऑफ टी। अलग अलग केस बताए थे सीओए निकालने के। उन केसेस में मैंने जानबूझकर इसका पॉइंट छोड़ दिया था, क्योंकि मैं उधर लिखाता, फिर आपको 112 ये समझाता, फिर अधूरा इधर समझाता, अधूरा उधर समझाता। इससे अच्छा तो ये था कि मैंने उस समय बात ही नहीं करी। तो 112 ए की सीओए क्या है वो मैं इसी सेक्शन के साथ ही समझा। उसके लिए मेरे को वापस अब पीछे जाना पड़ेगा, उस 49 और 55 वाले सेक्शन में। चलिए जी, तो ऐसी कैपिटल एसेट जिसपे सेक्शन 112 ए लगता है उसका सीओए क्या है। अब मैं आपको वापस से थोड़ा इतिहास में ले जाना पड़ेगा मेरे को।
हाँ जी, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं 31 जनवरी 2018 जब यह सेक्शन एप्लीकेबल हुआ, उससे पहले इन चीजों पे जो भी गेन में कमाता था लॉन्ग टर्म, वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना होता था। स्टॉक मार्केट गेन पे सेक्शन चला करता था 1038। 1038 सेक्शन में पूरा ही गेन क्या हो जाता था, एग्जेम्प्ट, नो टैक्स। स्टॉक मार्केट को बूम करने के लिए कांग्रेस के जमाने में ये सेक्शन आया था बहुत समय। तो कांग्रेस ने जो जो चीजें टैक्स के लिए करी थी वो उधर आके इन्होंने खत्म करना चालू करी। मोदी जी ने फिर 2018 में ये बंद कर दिया एग्जम्पशन, कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ गया। अब स्टॉक मार्केट गेन की अब आज की तारीख में तो स्टॉक मार्केट का कीड़ा सब पे लगा हुआ है, जो सरकार को भी पता है कि अब तो, पहले तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, अब तो हर कोई गहरा गहरा इन्वेस्ट कर रहा क्या है। तो ये कानून चेंज हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है सुनिए, 31 जनवरी 18 तक अगर मैं कैपिटल गेन कमाता, एग्जेम्पशन मिल जाती, पूरे गेन एग्जेम्प्ट था, उसके बाद टैक्स लगेगा। तो अगर मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट मान लो पुराना वाला समय का है, 2004, 5, 10, 11, यानी 31 जनवरी 18 से पहले, तो जैसे ही ये कानून आया होगा कि अब जब मैं 31 जनवरी 18 के बाद एसेट को बेच के गेन कमाऊंगा तो टैक्स लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना गेन एक बार के लिए बुक कर लूंगा, फिर वापस से खरीदना भी होगा तो बाद में खरीद लूंगा, फिर बाद में खरीद के तो जो भी गेन होगा वो, क्योंकि अगर मैंने मान लो कि 100 में शेयर खरीदा 2004 में और अब मैं बेचूं 1000 में, 900 रुपए का गेन बन जाएगा मेरा तो। और जबकि ये 100 का शेयर मान लो 31 जनवरी 18 के दिन ऑलरेडी 800 चल रहा था, तो मैं अगर 800 में बेचता फिर वापस 800 में खरीद के वापस, अरे समझ में आ गया ना। मान लो मेरे को इन्वेस्टेड भी रहना है तो भी मैं एंट्री घुमाता, एक बार तो इधर गेन बुक कर, ये सौदा काट, फिर वापस लेना है तो अगले दिन लेके फिर बाद में जो गेन, ताकि 200 भी टैक्स लगे ना। नहीं समझ रहे आप लोग, समझ जाओ तो ठीक ही है। तो अगर ऐसा सब लोग करने लग जाएंगे तब तो मार्केट में शेयर की सप्लाई चालू हो जाएगी। अरे सर्किट लग जाए मार्केट में नीचे के, सभी लोग यही सोचेंगे कि भैया जो अभी तक कमाया वो तो बुक करे यार भाई, नई पिक्चर बाद में निपटेंगे। अब तो सरकार ने इसको रोकने के लिए बोला कि सब्र रखो, आप अभी बेचो मत, हम आपकी इस एसेट की कॉस्ट निकालने का कानून ही क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर कॉस्ट ही 31 जनवरी 18 की बाजार मूल्य को बना देंगे तब क्या दिक्कत है आपको। अरे मान लो आपने 100 में खरीदा और आपको दिक्कत क्या है, 100 का 800 हो चुका है, तो अगर मैं कॉस्ट ही 800 बना दूं तो आपको क्या दिक्कत आ रही है। इसीलिए 112 की कैपिटल एसेट की कॉस्ट अगर मैंने कब खरीदी है, 31 जनवरी 18 या उससे पहले, तो निकालनी पड़ेगी। अगर 1 फरवरी 18 या उसके बाद खरीदी तब तो कॉस्ट वही है जो है। नहीं समझ रहे हो अभी ये बात। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना, फर्स्ट सेकंड वाला जो लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये केवल तभी लगाना है जब एसेट कब खरीदी है, 1 फरवरी 18 या उसके बाद अगर मैंने कोई एसेट खरीदी 112 ए की, जैसे अभी मैंने पिछले महीने शेयर खरीदे 100 रुपए में, तब तो कॉस्ट 100 ही है। पर आज से 10 साल पहले 100 रुपए में शेयर खरीदा था तो अभी कॉस्ट 100 नहीं है। 10 साल पहले तो 1 फरवरी 18 से पहले क्या ही हो गया ना। तो फिर उस शेयर की कॉस्ट क्या है वो ऐसे निकाल, कैसे निकालनी सुन लीजिए। आपको हायर करना है 1 और 2। 1 का मतलब क्या है, एक्चुअल सीओ है, 100 में खरीदा तो 100। सेकंड क्या है, सेकंड में आपको 2 अमाउंट निकालने, लोअर ऑफ ए, बताइए क्या, कौन से दिन की एफएमवी चाहिए ये, हाँ उसी दिन की। और बताइए क्या, जिस दिन मैंने ये एसेट बेची उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू समझ में आता है, नेट सेल कंसिडरेशन नहीं चाहिए, फुल वैल्यू। तो अब जैसे मान लो कि मैंने 10 साल पहले जो शेयर 100 में खरीदा
100 में खरीदा तो 100 क्या हो गया मेरा, ये हो गया, ये फर्स्ट अमाउंट है मेरा। अब मान लो 31 जनवरी 18 के दिन इस शेयर की वैल्यू 500 रुपए चल रही थी, ये दूसरा अमाउंट, और मैंने आज इसको 800 में बेचा है, तो 800 तीसरा अमाउंट। इन दोनों में से कम और इन दोनों में से ज्यादा, तो कॉस्ट क्या है 500। तो कॉस्ट इज इक्वल टू कितनी आएगी बताइए, 500। 1 और 2 विच एवर इज हायर, और ट्रू क्या है, ए और बी विच एवर इज लोअर। आ गया। इस फॉर्मूले से 112 ए की कैपिटल एसेट का सीओए निकाल। बोलो वापस से, सीओ का फॉर्मूला क्या हो गया 112 ए का। पहले पूरा बोलना सीख लो आप। हायर ऑफ 1 and 2 बोलो। 1 is equal to 2 is equal to 2 is equal to lower of A and B, 2 is equal to lower of A and B, A is equal to as on 31 Jan 18, ये पूरा लिख दे रहा आप, अरे उसी दिन का चाहिए। और सेकंड फुल वैल्यू ऑफ परचेज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। तो ऐसे करके आपका सीओ निकले। और ये कब लगाना फॉर्मूला, बिफोर दिस डेट। सर अगर आफ्टर दिस डेट खरीदा मैंने तो जो तेरा सीओ है वही सीओ है, जितने में खरीदा वही सीओ है रे भाई। 100 में खरीदा तो 100 है, 500 में खरीदा तो 500। लिखो आप फटाफट से। क्या पॉइंट नंबर 4 है, 5 है, जो भी यहां लिखो। COA ऑफ असेट अक्वायर बिफोर 1 Feb 18 shall be higher of। लिख लिया, ये लिख लेना भैया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 Jan 18। और ना एक आइडिया भी मिल जाता है सेक्शन 112A का है कि नहीं है, क्वेश्चन 112A का है या नहीं। अगर 31 Jan 18 का कोई डेटा है तो समझ जाना, इस डेट से पता लग जाएगा, अरे ये तो 112A से सॉल्व होगा। आ गया अब, तो गेन निकालना आ गया 112A का। सेल माइनस कॉस्ट, कॉस्ट ये जो बचेगा वो आपका गेन, जिसपे मेरे को टैक्स देना है 12.5%। अभी जो रेट है वो 12.5 ही, 1.25 लाख से ऊपर बराबर। वैसे तो मोटा मोटी बात खत्म हो गई है, पर वही बात है कि अगर बुरी किस्मत हो या क्वेश्चन टफ बना दे तो हो सकता है 31 Jan 18 की क्या ना दे। तो एफएमवी कैसे निकाली जाती है उसका भी एक अपना लॉ है, वो आपके कोर्स में है। इससे याद आया, ये लॉ पढ़ के आपको याद आएगा, ऐसे ही कुछ लॉ अपन ने ईसॉप की वैल्यू में भी पढ़ा। परक्यूसेट की वैल्यू निकाली थी ईसॉप की, वहां पे भी एफएमवी का जरूरत था। तो वहां पे एफएमवी याद है, वो ट्रेडिंग हुई नहीं हुई तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, नहीं हुई तो क्लोजिंग,
ऐसे ही कुछ निकलेगा वैसे। तो ये तो अब कल वाली क्लास में ही होगा, तो बी के लिए ओवर कर।